हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। पिछले साल यस बैंक में फर्जीवाड़े के बाद से आरबीआई बेहद सतर्क है, लेकिन फिर भी बैंकिंग फ्रॉड्स कंटिन्यू हो रहे हैं और अभी फिलहाल में आरबीएल बैंक काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इसके शेयर लगातार गिर रहे हैं और अगर आप इनके प्राइसिंग चार्ट को देखेंगे तो आप हर ड्यूरेशन में लॉस ही लॉस दिखेगा। पिछले 6 महीने में इस शेयर का प्राइस 54% से ज़्यादा गिरा है और ये गिरावट लगातार जारी है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है और ये कहाँ तक जाएगा। तो इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक में चल रही गिरावट के कारण को जानेंगे, साथ ही बैंक के एक्चुअल हालात को भी। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आरबीएल बैंक के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर को खुद के बॉस बनकर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी भाई वाली वीडियो मिस नहीं होगी। वहीं पर एक चीज़ और बता दूं, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अकाउंट ओपन करें, भाई को प्यार दें। आज आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। देखिए, आरबीएल बैंक जो है होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन जैसी बैंकिंग सर्विस देता है। अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 17.9% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.19% है, ग्रॉस एनपीए 1.84% है, नेट एनपीए 0.71% है, कासा रेशियो 31.1% है। ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो करंटली आरबीएल 502 ब्रांचेस, 412 एटीएम, 1344 बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट यानी माइक्रो फाइनेंस ब्रांच को अक्रॉस इंडिया ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2016 में बैंक के पास टोटल 19 लाख कस्टमर थे और ये नंबर पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके कस्टमर में काफ़ी ग्रोथ हुआ और अब ये नंबर 90 लाख के ऊपर है। अगर आप बैंक के लोन बुक को देखें तो प्रेजेंटली 58% ऑफ लोन बुक कंसिस्ट रिटेल लोन और रेस्ट 42% होलसेल लोन है। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है 32% का है, कमर्शियल बैंकिंग 10% का है, बिजनेस लोन 19% का है, क्रेडिट कार्ड 21%, माइक्रो बैंकिंग 12%, रिटेल एग्री 2% और अदर्स 4% का है। कंपनी रिटेल लोन सेगमेंट में अपनी रीच को लगातार बढ़ा रही है। तो ये थी आरबीएल बैंक के बिजनेस का ओवरव्यू। अब चलते हैं कि आखिर गिरावट क्यों है, क्या है पूरा मामला। तो दिसंबर 2021 से बैंक के मैनेजमेंट में काफ़ी खींचतान चल रही है, काफ़ी छेड़खान हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरबीएल बैंक ने कंपनी को 300 करोड़ का लोन दिया था। लोन देने के 7 महीने में ही उसे बेड लोन में बदलकर बट्टे खाते में डाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार आरबीएल ने 2018 में उक्त कंपनी को लोन दिया था और ये बैंकों के कंसोर्टियम के रूप में दिया गया था। रिजर्व बैंक पिछले कई महीनों से आरबीएल बैंक के रिस्क डिपार्टमेंट से लोन पोर्टफोलियो की डिटेल मांग रहा था। तत्काल साफ नहीं हो पाया था कि बैंक ने किस कंपनी को यह लोन दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने किसी खास ट्रांजैक्शन को लेकर आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन बोर्ड के सदस्यों को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने इस बारे में आरबीआई से संपर्क साधा, लेकिन उन्हें आरबीआई की योजना की भनक नहीं लगी। आखिर 24 दिसंबर को आरबीआई ने बैंकों को जानकारी दी कि उसने दयाल को बैंक के बोर्ड में नियुक्त कर दिया है। उसके अगले ही दिन दयाल ने कहा कि अगर बैंक के एमडी विश्ववीर अहूजा अपने पद पर बने रहते हैं तो आरबीआई के पास बैंक के बोर्ड को भंग करने के अलावा चारा नहीं रहेगा। आहूजा को तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया। इसके बाद बैंक के बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आहूजा को नया एमडी सीईओ अपॉइंट करने की इजाजत दी। इस बीच आरबीआई ने अपने चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल को आरबीएल बैंक के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर बनाने का फैसला किया और आरबीएल तभी करती है जब कुछ गड़बड़ लगे। अब इस फैसले से इन्वेस्टर में हड़कंप मच गया। इन्वेस्टर के बीच धारणा बन गई कि शायद किसी गड़बड़ी के चलते आरबीआई ने ये कदम उठाया है। लोगों को बीच में आरबीएल को लेकर निगेटिविटी तेजी से फैलती गई और यही बड़ी वजह है कि स्टॉक गिरने लग गया। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, अभी हम बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर एक फाइनल समरी लास्ट में बात करेंगे। हालांकि मार्केट में ये बात जो फैल रही है उससे निगेटिव माहौल बना है और बैंक का कहना है आरबीआई का पूरा समर्थन है। हाल में बदलाव जो हुए हैं, चीज़ें जो हुई हैं, उसका गड़बड़ी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से बैंक अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो
सेल ग्रोथ है वो 17.9% का है। बैंक है तो इसलिए इनके ऊपर 84,000 टू 81 करोड़ का डेट दिख रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में वो रहता है, उसके पीछे नहीं जाना है क्योंकि वो बैंक के मामले का है, ठीक है। बट इनका आरओई निगेटिव है, ये ध्यान वाली बात है। यहाँ पर अगर इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता चला गया है और लॉस में आ चुका है 2022 में। अब ये भी कहीं से एक अच्छी बात नहीं है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ये एकदम साफ चल रही है। साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तरीका। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है। आपकी हेल्प के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा तो आप सही फायदा ले सकें। अब फाइनेंशियल स्ट्रगल होना, चीज़ों का गड़बड़ आना, ये एक निगेटिविटी का माहौल क्रिएट करता है। तो ये एक वजह हो सकती है कि मैनेजमेंट में चेंज हो रहे हैं। अब आने वाले 3 साल में जो आर सुब्रमण्यम कुमार हैं वो कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो सुब्रमण्यम कुमार को बैंकिंग इंडस्ट्री में 40 इयर्स का तजुर्बा है। करियर की शुरुआत 1980 में पीएनबी से की थी। 35 साल पीएनबी में सेवा देने के बाद वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हेड के पद से रिटायर हो गए थे। वो इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ भी बने हैं। साथ ही आरबीआई उन्हें दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर चुका है, यानी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अब देखना है कि ये किस तरीके से लीड करेंगे। बट समरी ये है दोस्त कि ये जो पाप होते हैं धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे यस बैंक, अगर आप गौर करो तो कहानी क्या थी, एक भंडा फूटा, फिर दूसरा भंडा फूटा, फिर तीसरा भंडा फूटा और स्टॉक गिरते चला गया। तो अब इसके अंदर में क्या छुपा है, वो जब तक अंदर की कहानी नहीं निकल के आएगी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। ये एक सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अगर आप इसके हाई को देखोगे तो 705 का हाई था, 705 रुपए का, और आज के डेट में 80 रुपए के भाव पे चल रहा है। आप इसी से समझ सकते हो गड़बड़ी का माहौल किस बड़े लेवल पे है, या पेनी का माहौल किस बड़े लेवल पे है कि स्टॉक की बैंड बज गई और कंपेयर किया जा रहा है कि कहीं यस बैंक ना बन जाए। क्यों? क्योंकि यस बैंक में भी धीरे धीरे ही कहानी निकल के आई थी। तो इसी धीरे धीरे की कहानी के आधार पर लोगों के मन में डर है। मेरा मानना है कि जब तक चीज़ें साफ सुथरी क्लियर ना हो तब तक कहीं से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टे अवे इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि हमारे पास मार्केट में एक से एक अच्छे शेयर हैं जहां पे हम पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। रिटेल भाई को लगता है सस्ता है, हम पैसा कमा लेंगे। हो सकता है कि 80 रुपये आया है, 100 भी चला जाए, 120 भी चला जाए, लेकिन क्या 300 रुपये चला जाएगा? इतनी आसानी से नहीं। ये है सबसे ज़्यादा समझने की बात। तो हम क्या वो 10, 20, 30 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, या एक अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखकर टेंशन फ्री रहने के लिए काम कर रहे हैं, वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे स्टॉक को लेना हमारी प्रायोरिटी है, ना कि रिस्क वाले में, ना कि कहीं लफड़े वाले में। ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। आपको क्या लगता है, रिस्क वाला शेयर लेना चाहिए या रिस्क फ्री वाला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, डाउट क्लियर हो गए हो, आपको पिक्चर क्लियर हो गई हो तो वेरी गुड है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।